तो फ्रेंड, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स का जो घटना चक्र है उसको शुरू करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स का घटना चक्र हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, कौन कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि यूपीपीएससी के लिए, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट होगा, झारखंड के लिए एंड ऑल पीसीएस। इसके साथ साथ सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, एसएससी, रेलवे, सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पोर्शन सिर्फ पीसीएस में नहीं है ना, सीजीएल में भी है, रेलवे में भी है, एसएससी में भी है, सब के लिए है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, और हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो एक एक वर्ड में होगा क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेंगे, और जिसको समझाना होगा सब्जेक्टिव में उसको समझा के देंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। 1 नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। देखिए, आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, ये डी नंबर आंसर दिया हुआ, लेकिन डी नंबर कैसे होगा बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए, हम लोग पहली बात तो आपको देखना है कि प्रमुख लिखा हुआ, प्रमुख अगर लिखा रहेगा कि आर्थिक विकास का कारक नहीं है, अगर लिखा रहेगा कि इनमें से कौन सा आर्थिक विकास, इनमें से कौन से आर्थिक विकास के कारक है, तो सभी हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ प्रमुख का बात किया गया है तो प्रमुख में डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता रहे हैं। देखिए, पूंजी का संचय, अगर आप जमा करते हैं पैसा जमा करते हैं बैंक वगैरह में, तकनीकी सुधार करते हो, तो इससे क्या होगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन होता है तो इससे भी होगा। विशेषीकृत क्रियाओं, यानी कि कोई गतिविधि करता है, गतिविधि यानी कि कोई फैक्ट्री का निर्माण करता है, उससे उद्योगों का निर्माण होता है, श्रम विभाजन होता है, उससे भी होगा। लेकिन नौकरशाह के माध्यम से प्रमुख रूप से अगर आर्थिक विकास का कारक है, तो ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। अभी तक इसको प्रूव नहीं किया जा सका है। देखिए, कारक तो है लेकिन प्रमुख कारक नहीं है, तकनीकी विद भी प्रमुख कारक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, 2024 तक रखा गया था। यह 2020 का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन का। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। ये देखिए 4 नंबर का देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कथन ए और कथन आर दोनों को देखना है। राष्ट्र ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2020-30, यही गलत हो गया, यही गलत हो गया, ठीक है। एनपीआई का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। हाँ, एनपीआई का उद्देश्य एनआईपी क्या होता है बताएंगे अभी हम। एनआईपी का उद्देश्य जो होता है सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है, तो ए गलत हो गया, आर सही हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हम लोग, क्या ऑप्शन है। ऑप्शन इसका है ए गलत है और आर सही है। ये कैसे है देख लीजिए, यहाँ देखिए, पहली बात तो है कि ये 2020 से 25 की अवधि अवधि के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। दूसरा बात क्या है, एनआईपी क्या होता है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में ये कहा गया था, कुछ भी कहा गया था, जारी किया गया था 2020 में। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। बस यहीं पर सही हो गया सब कुछ, ठीक है। ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया का पुनर्रचना क्यों करती है, यानी कंपनियां जो होता है प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी का बात किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है। तो देखिए, उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। अब मान लीजिए कि पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग जो है पहले हैंडीक्राफ्ट होते हैं, मैं हैंड से का मतलब वस्तु बनाते थे, हाथों से बनाते थे। अभी मशीन का उपयोग क्यों किया जा रहा है, मशीन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उपभोक्ता जो होता है, यानी कि हम लोग जो उपभोक्ता हैं, उन लोगों का मांग बढ़ रहा है और अपेक्षाएं बढ़ रहा है, सही हो गया। कम लागत पर उत्पादों, अब हाथ से कोई बनाएगा तो उसका लागत बढ़ जाएगा, कोई मशीन से बनाएगा तो मशीन से बहुत जल्दी बनेगा, तो उससे क्या होगा, लागत भी कम होगा। और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु भी सही हो गया। अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के लिए, अब उदारीकरण का दौर है, 1991 में भारत जो है एलपीजी रिफॉर्म को भारत में लागू किया था गवर्नमेंट ने। तो जब लागू किया था तो उसका मतलब क्या था कि उदारीकरण को बढ़ावा देना। उदारीकरण मतलब क्या होता है, यानी कि भारत का माल विदेश में जाएगा, विदेशों का माल भारत में आएगा, यानी कि सब एक साथ मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्प अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता क्या होता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का बात किया जा रहा है, उसका सामान्य विशेषता क्या होता है। तो देखिए, भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, मतलब
कहा जा सकता है, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, देखिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो होता है वहाँ का प्रति व्यक्ति आय जो होता है निम्न होता है, ये सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर होता है, वहाँ पर पूंजी जो होता है उसका भी निर्माण का निम्न दर होता है, सही है। निम्न आश्रिता अनुपात, देखिए आश्रिता मतलब क्या होता है, एक आदमी कमाने वाला है और खाने वाला है चार आदमी, तो ये आश्रिता ज़्यादा हो गया ना, आश्रित ज़्यादा 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 लोग होंगे। ठीक है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आश्रिता पर अनुपात जो है ज़्यादा होता है, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। समझ में आ रहा? जैसे कि एक कोई देश है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये एक अकेले कमाने वाला है और खाने वाला है पाँच छः आदमी, तो इस पर आश्रित कितने हैं, ज़्यादा है ना, ज़्यादा लोग आश्रित है, ये लोग ज़्यादा इस पर आश्रित है, तो इस पर ज़्यादा आश्रित कहाँ रहेगा, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में ही रहेगा ना, क्योंकि चारों को तो काम मिला नहीं है, इसलिए। फिर क्या है, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, यानी कि थर्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर किसको कहा जाता है? फर्स्ट सेक्टर मतलब क्या होता है, कृषि। दूसरा सेक्टर मतलब क्या होता है, औद्योगिकरण। थर्ड सेक्टर मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। क्या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसका असर क्या हो जाएगा, वन और टू ही हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा वन और टू। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होता है, निम्न प्रति व्यक्ति दर होता है, निम्न जीवन स्तर होता है, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर होता है, बेरोजगारी भी होता है ज़्यादा, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य होता है, पूंजी निम्न का निर्माण का निम्न दर होता है, आय की विषमता होता है, ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है? भारत का अर्थव्यवस्था विकासशील है कैसे पता चलता है? तो देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ये तो 100% सही है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, पहली बात है। प्रक्षण बेरोजगारी, यहाँ पे वही है, एक खेत है, एक खेत में काम करने वाले चार लोग का जरूरत है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले 10 लोग आ गया है, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या है, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। हाँ, मानव पूंजी जो होता है उसका निम्न गुणवत्ता होता है, लोग जो है लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है, स्किल्स डेवलपमेंट ही नहीं है लोगों के पास भारत में। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ये तो गलत हो गया ना, लोगों को प्रोटीन का, लोगों को खाने का नसीब नहीं होता, तो लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिल पाएगा, तो ये गलत हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा वन टू थ्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। भारत का लक्षण में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकरण, पिछड़ापन, यानी कि यहाँ पर औद्योगिक भी नहीं हुआ है भारत में। ठीक है, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता और निरक्षरता, ये सब कुछ है। अरे सॉरी सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पर निजी सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, पी फॉर पब्लिक पी फॉर प्राइवेट, दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि जहां राष्ट्र अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होता है, क्यों? लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी सरकार नियंत्रित करता है, इसलिए भारत क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ देख लीजिए, गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की विद्यमानता है, इसी को कहते हैं। ठीक है, ये सब भी देखिए उत्तर प्रदेश में आ चुका है ना, ये सब में देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? भारत का प्रमुख लक्षण क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी नहीं है,
सिर्फ समाजवादी नहीं है, यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलाकर इसी को कहते हैं मिश्रित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? बस वही है, सेम टू सेम। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। ठीक है, ये देखिए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाना सत्य होगा। देखिए, भारत में खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में खाद्य का कमी है क्या? नहीं है ना, क्योंकि अपने यहाँ पर तो कृषि प्रधान देश है, तो पर खाद्य का कमी क्यों होगा? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, हाँ ये है। भारत का पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर युवा वर्ग 65% से ज़्यादा है, तो यहाँ पर श्रम आधिक्य भी ज़्यादा है। ठीक है, एक व्यापार आधिक्य, भारत में व्यापार बहुत ज़्यादा होता है क्या? ऐसा तो है नहीं। भारत खुद जो है निर्यात करता है हर एक चीज़ का, मतलब अधिकांश चीज़ों का। हालांकि अभी जो है मेक इन इंडिया और ये स्टार्टअप्स वगैरह के माध्यम से भारत जो है अधिकांश मात्रा में आयात भी कर रहा है, मतलब निर्यात भी कर रहा है। ठीक है, एक पूंजी पूंजी आधिक्य, भारत में पूंजी आधिक्य है क्या? नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, ये कैसे पता चलेगा हम लोग? भारत की असमान वितरण, ये तो सही है। उच्च निर्भरता दर, निर्भरता भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय आय, एक सेकंड चयन कीजिए, कोड का चयन कीजिए। हाँ, सही तो है। देखिए, एक्चुअली में क्या है ना कि अगर हम लोग लिखते हैं उच्च निर्भरता दर, तो माना जा सकता है कि भारत में निर्भरता दर है। निर्भरता मतलब क्या होता है? एक आदमी पर ज़्यादा लोग निर्भर होना है, लेकिन उच्च है ये माना नहीं जा सकता है पूरी तरह से। आय का असमान वितरण है ये तो माना जा सकता है। भारत में अगर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, भारत अल्प विकसित है, तो इसमें आय का असमान वितरण ये सही है। राष्ट्र आय में वृद्धि की धीमी दर, ऐसा तो है नहीं। राष्ट्र आय में वृद्धि का धीमा दर है क्या? भारत में सबसे ज़्यादा जीडीपी अगर बात करें ना, 6.5% के हिसाब से जो बढ़ रहा है ना, तो ये जो है ना, ये भारत में सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इतना तेज ग्रो नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन कहाँ हो गया भाई? बैंकों और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मानक तो है नहीं। तो अगर हम लोग सिर्फ वन को लेके चलते हैं, तो ऐसा कोई है ऑप्शन में जो सिर्फ वन को दिखा रहा है? तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वन रहता सिर्फ तो आप वन को मार सकते थे, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि उच्च निर्भरता दर है क्या भारत में? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब उच्च नहीं है। निर्भरता दर है लेकिन उच्च नहीं है। राष्ट्र आय में वृद्धि की धीमी दर, ये तो है ही नहीं वाली बात है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। अब देख देख लेते हैं ये कौन कौन सा विशेषताएं होता है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, वही असमान असमान वितरण। ठीक है, प्रति व्यक्ति राष्ट्र आय में धीमी वृद्धि होता है। ठीक है ना, राष्ट्र आय में धीमी वृद्धि होता है। जनसंख्या का भारी दबाव है भारत में, गरीबी का अस्तित्व है, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी का अधिकता, तकनीकी कौशल में कमी, साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजना पर व्यय व्यय राष्ट्र आय की धीमी वृद्धि दर भी, देखिए यहाँ पर राष्ट्र आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी। अरे यार, क्या हो रहा है बार बार? मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में नहीं है। राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि दर भारत में नहीं है, पहले था, अभी नहीं है। अभी तो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है भाई, बताया ना 5.6% से फिर 6.5% के हिसाब से बढ़ रहा है भारत। ठीक है, तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है? तो पहली बात तो यह है कि कृषि की प्रधानता तो है भारत में। उद्योगों की प्रधानता है क्या भारत में? उद्योगों की प्रधानता नहीं है भारत में, इसलिए तो भारत जो है निर्यात करता है बहुत सारी चीज़ों का। न्यून प्रति व्यक्ति आय है और बृहद बेरोजगारी भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? अनार्थिक तत्व कौन सा है? तो देखिए, आर्थिक तत्व, आर्थिक और अनार्थिक दोनों अलग अलग है। प्राकृतिक संसाधन से क्या होता है? आर्थिक क्षमता बढ़ता है। पूंजी संसाधन भी एक प्रकार से आर्थिक क्षमता को बढ़ाता है, शक्ति संसाधन भी बढ़ाता है। सामाजिक व्यवहार जो है ये अनार्थिक तत्व होता है। अनार्थिक क्या क्या है यहाँ देख लीजिए, सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक, और ये सब जो होता है ये आर्थिक तत्व है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? वही विकासशील है। निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन यानी जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? इसका मतलब समझ आया? देखिए, जैसे कि आर्थिक सुधारों में जो द्वितीय प्रजनन दर है, अभी सेकंड जनरेशन जो चल रहा है, इसमें सरकार को चिन्हित किया है, उसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, सेकंड जनरेशन हम लोग का है, मान सकते हैं लगभग लगभग, ठीक है, जो अभी चल रहा है। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है? तो तेल के क्षेत्र में सुधार तो गवर्नमेंट कर ही रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार भी कर रहा है, लोगों को जो है वो अन्न वितरण वगैरह किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो है हेल्थ फैसिलिटी दे दे रहा है, ठीक है। न्यायिक प्रणाली में सुधार नहीं है, ये जान लीजिएगा। ये सेकंड जनरेशन का नहीं, आर्थिक सुधारों में अगर बात करें तो सेकंड जनरेशन का ये सरकार इसको चिन्हित नहीं किया है। शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार, ये भी सही है, सी नहीं है, ठीक है। बस खत्म हो गया? नहीं, एक और है। भारत का विकास सॉरी विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। बस यही खत्म हो गया। कल से हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्र आय, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।